नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राबड़ी की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने प्रेस वार्ता में अहम निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में कई विकास परियोजनाएं, बजट आवंटन और जन कल्याण योजनाओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। मत संख्या 11 जनपद लखनऊ में इंटरनेशनल एग्जीबिशन सह कन्वेंशन सेंटर, जिसकी लागत 1435.25 करोड़ रुपए है, इसको आज मंत्री परिषद ने अनुमोदन कर दिया। लखनऊ के वृंदावन योजना के सेक्टर 15 में 10,000 व्यक्तियों की क्षमता का एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन सह कन्वेंशन सेंटर का निर्माण ईपीसी मोड पर कराए जाने का आज मंत्री परिषद ने अनुमोदन दिया है। ईपीसी 1435 करोड़ 25 लाख। इसमें जीएसटी शामिल है। कन्वेंशन सेंटर में 10,000 व्यक्तियों की क्षमता का कन्वेंशन हॉल, 2500 व्यक्तियों की क्षमता का ऑडिटोरियम होगा, जिसे आवश्यकता अनुसार कम क्षमता के एक से अधिक आयोजनों के लिए भी प्रयोग किए जाने की सुविधा होगी। ऑडिटोरियम जी 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 कन्वेंशन सेंटर में सुरक्षा मानकों, भीड़ नियंत्रण के साथ साथ न्यूनतम 5,000 व्यक्तियों के भोजन व जलपान की व्यवस्था का समुचित प्रबंध किया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर के निकट 5 स्टार एवं बजट होटल का भी प्राविधान सुनिश्चित किया गया है, जिससे आगंतुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कन्वेंशन सेंटर के अंतर्गत एग्जीबिशन स्थल पर डिफेंस एक्सपो आदि के आयोजन के समय भारी उपकरणों यथा टैंक, तोप आदि के प्रदर्शन की भी सुविधा होगी। ये मत संख्या 11 है जी। नहीं, 18 महीने, 1.5 साल। बुलंदशहर एवं खुर्जा विकास प्राधिकरण में विकास क्षेत्र के 14 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने के संबंध में आज मंत्री परिषद ने अपनी सहमति दे दी है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 4 की उपधारा 7 के अधीन अधिसूचना दिनांक 21/8/87 को बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था और उसके बाद समय समय पर आवश्यकता अनुसार इसका क्षेत्र बढ़ाया गया। वर्तमान में जो हमारे सामने प्रस्ताव आया था वो 14 ग्रामों को उसमें शामिल करने का आया था। ये 14 ग्राम भी आपको बता दें। 14 किशनपुर, ताजपुर, खैरपुर, बड़ौदा, फरीदपुर हवेली, भटौला, नवादा, कोंदूपुर, चीती, नगला शेखू, सैंडा फरीदपुर, शहबाजपुर, सलेमपुर, कायस्थ, बीर अकबरपुर भाग, NH-34 के दक्षिणी का भाग। ये तहसील जो है बुलंदशहर के हैं, खुर्जा के हैं और सिकंदराबाद के हैं। एक इसमें बील वाला है दादरी का। ये कुल मिलाकर 14 ग्रामों राजस्व ग्रामों को बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण में शामिल होने की सहमति मंत्री परिषद ने आज दे दी। ये 12वां जी 13 उत्तर प्रदेश के प्राचीन धरोहर भवनों रोशन उद्दौला व 76 मंजिल, लखनऊ का है मामला। ये रोशन उद्दौला व 76 मंजिल जनपद लखनऊ को एडॉप्टिव रीयूज के अंतर्गत सार्वजनिक निजी सहभागिता PPP मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाइयों के रूप में
विकसित किए जाने हेतु भूमि का स्वामित्व पर्यटन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद ने आज सहमति दे दी है। ये दो बताई हमने आपको, धरोहर भवन रोशन उद्दौला व छतर मंजिल जी, इसमें 1096.84 वर्ग मीटर है पहले वाले में। जब पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव दिया, यह है जो हस्तांतरित हो रही नजूल की जमीन है, मंत्रिपरिषद ने सहमति दे दी। और दूसरा है रोशन उद्दौला, वो पीपीपी मॉडल पर वो डेवलप करेंगे, ये लैंड डेवलप करेंगे। जो लोग पीपीपी मॉडल पर डेवलप करेंगे उसको लैंड दी गई। लैंड अगर नहीं देती तो वो अधूरा रहता। जनपद ललितपुर में पीएम असीम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तर पर इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब और 50/100 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्मित कराए जाने हैं तो निःशुल्क भूमि आवंटित किए जाने के संबंध में यह जिलाधिकारी ललितपुर के पत्र संख्या फलाफला राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तर पर इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ के लिए 50 से 100 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्मित कराए जाने हैं निःशुल्क नजूल भूमि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया आज, जिस पर माननीय मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दे दी है। इसमें खासतौर से दिनांक 3/2/1977 के प्राविधानों को शिथिल करते हुए अब्बास स्वरूप नजूल अराजी संख्या 3727/2 रकबा 1.416 हेक्टेयर जो मौजा ललितपुर परगना तहसील व जिला ललितपुर के खेवट खाता संख्या 53 नजूल नगर पालिका के खाता संख्या 360 में दर्ज है। इस आराजी में से मात्र 3250 वर्ग मीटर भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में कतिपय शर्तों प्रतिबंधों के अधीन निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव है। यह हस्तांतरण अब्बास स्वरूप होगा और इसे भविष्य में दृष्टांत नहीं बनाया जाएगा। 33 हो गया। इसके अलावा 34 वो तो माननीय नगर विकास मंत्री कर गए। 35 ये चीनी मिल की क्षमता बढ़ाने के बागपत की किसान सहकारी चीनी मिल बागपत की पेराई क्षमता 2500 टीसीडी के से बढ़ाकर 5000 टीसीडी की नई चीनी मिल स्थापित किए जाने के संबंध में है। ये अपने आप में उस क्षेत्र के खासतौर से जो गन्ना उत्पादक हैं उन लोगों को सबसे बड़ा इसका फायदा मिलेगा। इस परियोजना से पुराने हो चुके जर्जर प्लांट एवं पुरानी तकनीक पर आधारित होने के कारण हो रही तकनीकी हानियों को कम कर नई तकनीक पर आधारित प्रस्तावित चीनी मिल के संचालन से लाभ प्राप्त किए जाने में सहायता मिलेगी। परियोजना से गन्ना किसान सहकारी चीनी मिल बागपत क्षेत्र गन्ना किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने, आय दोगुनी किए जाने एवं समय से गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित किए जाने से सहायता मिलेगी। ये भी अपने आप में इसमें पीआईबी द्वारा परियोजना लागत जो हमारे 372 करोड़ 49,89,000 रुपए की है, जिसका वित्त पोषण 50% राज्य सरकार के पूंजी अनुदान 50% राज्य सरकार से ऋण के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा है एक बहुत आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है, ये 36वां प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 में संशोधन हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 आज मंत्रिपरिषद ने इसको सहमति दी है। ये बहुत सबके लिए 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 की उपधारा 8 में परंतु बढ़ा दिए जाने से विकास प्राधिकरणों एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों अथवा किसी विनियमित क्षेत्र अथवा किसी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अथवा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अधीन अधिसूचित क्षेत्र में गैर कृषक उद्घोषणा हेतु दोहरी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। होता यह था अभी तक कि धारा 80 से पहले हम लैंड यूज चेंज कराते थे। अब इन्होंने ये कर दिया कि जितने प्राधिकरण हमने पढ़े
उसमें अगर कहीं पर भी इस प्रकार की जमीन है और वहां पर नक्शा पास हो जाता है तो ये अपने आप में मान लिया जाएगा कि आपका लैंड यूज परिवर्तित हो गया। यानी एक सबसे ज्यादा जनता को राहत देने वाला है कि दोहरी कसरत नहीं करना पड़ेगी, अलग से आप लैंड यूज चेंज करवाएं और उसके बाद नक्शा पास कराएं। अब नक्शा पास कराने में ही सारी फॉर्मेलिटी निहित हो गई, नक्शा पास हो जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि आपका लैंड यूज चेंज हो गया। थैंक यू वेरी मच। ऐसा है, देखिए जितना कहा जाए उतना आप उपभोग करिए। अब देख जो मंत्री परिषद के सामने बहुत छोटे उसमें प्रस्ताव आता है और उसमें बहुत डिटेल में जब रूल्स आते हैं उसके, वही हमने आज अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश के बाद उसके रूल्स आते हैं कि भाई रूल्स में क्या प्रक्रिया होगी। 37 नहीं, 37 ओके। ऐसा है, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयु विज्ञान संस्थान लखनऊ के सामने निर्मित माधव सेवा आश्रम के आसपास की भूमिका है वो ऐसा है जो हमें निशान लगा के मिलते हैं। आप लोगों का समय बहुत कीमती है, इसलिए नहीं चाहते हैं कि आपका समय बर्बाद हो। लखनऊ में निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से चयनित 1228 नर्सिंग अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजेस में नर्सिंग ऑफिसर्स के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य के राज्य मंत्री और मयंकेश्वर शरण सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा समित कुमार घोष जी, आज के इस गरिमामयी समारोह में यहां पर उपस्थित लखनऊ के हमारे चारों प्रतिष्ठित संस्थाओं के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति एसजीपीजीआई और राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान के हमारे डायरेक्टर्स, चिकित्सा शिक्षा विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण और सभी उपस्थित यहां पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थीगण, वर्चुअल माध्यम से भी प्रदेश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस और चिकित्सा संस्थानों में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, वहां के प्रिंसिपल्स, अन्य डायरेक्टर्स, उपस्थित बहनों और भाइयों, वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर बेटियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होना यह नारी शक्ति के स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण हो सकता है और मैं इस अवसर पर आप सभी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, जिन्होंने इस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से यहां पे संपन्न किया है और आज हम नवरात्रि के अवसर पर ये नियुक्ति पत्र वितरित कर पा रहे हैं, मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से अपनी बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को धन्यवाद भी देता हूं। वास्तव में नर्सिंग सेवा के बारे में आपने देखा होगा, जब यहां पे डिप्टी सीएम से ब्रजेश पाठक जी अपनी बात को कह रहे थे, विभाग के राज्य मंत्री भी जब अपनी बात को कह रहे थे तो उन्होंने आपसे एक ही बात पूछा कि आखिर आप लोग
जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं किस उद्देश्य से? तो जवाब यहां से नहीं, जवाब आपकी ओर से आया कि सेवा भाव है। यानी ये नर्सिंग का जो एक पेशा है, ये सेवा का है, संवेदना का भी है। और आपकी सेवा और संवेदना जब मरीज के साथ सहयोगी बनती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। और उसी सेवा के साथ आज आपको जोड़ने के लिए एक विश्वास के साथ एक कार्यक्रम आज राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया है। स्वाभाविक रूप से अब उस दिन दूर गए जब हम लोग ये मानते थे कि मेडिकल कॉलेजेस खोल के क्या होगा, नर्सिंग कॉलेजेस खोल के क्या होगा। और मैं आज के दिन पर इस बात को मानता हूं कि मेडिकल की पढ़ाई महंगी हो सकती है निजी क्षेत्र में, लेकिन नर्सिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में, यानी आज के दिन पर दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हम मान सकते हैं कि 100% गारंटी दी जा सकती है कि अगर उसने अपनी डिग्री ली है तो उसका प्लेसमेंट भी 100% सुनिश्चित है। और वह नर्सिंग का क्षेत्र है जिसमें यह गारंटी आज के दिन पर दी जा सकती है। और ये मांग केवल यहीं पे नहीं हो रही है, आज नर्सिंग प्रोफेशनल्स की मांग केवल भारत में नहीं है, भारत के नर्सिंग प्रोफेशनल्स की मांग दुनिया भर में है, दुनिया भर में। अभी मैं हाल ही में जापान गया था, भारी पैमाने पे वे डिमांड कर रहे हैं, जर्मनी में डिमांड कर रहे हैं, कोरिया में डिमांड कर रहे हैं। आप यूरोप के तमाम देशों में जाएंगे, वहां पर भारत के नर्सिंग प्रोफेशनल्स के बारे में लोगों के मन में एक भाव है कि हां वे आएंगे, अच्छा कार्य करेंगे। और उस भाव के साथ आज आपको जोड़ने के लिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम अपने मेडिकल कॉलेजेस में, अपने चिकित्सा संस्थानों में नर्सिंग केयर की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करा सकें, आज इसलिए सरकार आपको यहां पर अपनी सेवाओं के साथ जोड़ रही है। और चिकित्सा शिक्षा विभाग आज आपको ये नियुक्ति पत्र यहां पे उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है कि लोक सेवा आयोग से आप लोगों का चयन हुआ है और अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से आप लोगों को इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने का काम करना है। 2017 के बारे में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने आपके सामने पहले भी बताया क्या स्थितियां थी। 17 के पहले प्रदेश के अंदर बदहाली स्थितियां थी। 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रदेश में सीमित संख्या में मेडिकल कॉलेजेस थे, केवल 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे। निजी क्षेत्र को मिला दें, निजी क्षेत्र की ज्यादा संख्या थी, गवर्नमेंट के स्तर पर कम थी। कुल मिलाकर के 40 मेडिकल कॉलेजेस पूरे प्रदेश में थे। और आज उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के स्तर पर और निजी क्षेत्र को मिलाकर के, निजी क्षेत्र के कम हैं, अब सरकार के स्तर पर ज्यादा कॉलेजेस चलाए गए हैं। इनकी संख्या बढ़कर के 81 हो गई है। 81 मेडिकल कॉलेजेस हमने मात्र पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर संचालित किए हैं। पहले नर्सिंग या पैरामेडिक्स के बारे में लोग बहुत गंभीर नहीं होते थे, ये मान के चलते थे कि जैसे तैसे इनकी नियुक्ति हो जाए। अगर हॉस्पिटल बन गए लेकिन वहां पे डॉक्टर की नियुक्ति हो जाती थी, डॉक्टर जाए न जाए लेकिन नियुक्ति हो गई, वहीं पे औपचारिकता पूर्ण होती थी। न वहां इक्विपमेंट होते थे, न नर्सिंग ऑफिसर्स होते थे, न पैरामेडिक्स होता था, न टेक्नीशियन होते थे, न वार्ड बॉय होता था। सब कुछ भगवान भरोसे था। स्वास्थ्य की सुविधा भी भगवान भरोसे थी।
लोग मरते थे, उस अज्ञात बीमारी दिखा करके उन्हें ऐसे ही जैसे तैसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन हम लोगों ने इस बात को देखा कि कैसे इन सेवाओं को आगे बढ़ाने का परिणाम किस रूप में आगे बढ़ा। इस स्वास्थ्य की सुविधा लखनऊ में केजीएमयू, आरएमएल या एसजीपीजीआई पहले से काम कर रहा था, लेकिन मुझे गत वर्ष नेशनल मेडिकोच के एक कार्यक्रम, मेडिकोच ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में हमें एक जाने का अवसर मिला था। हमारे बाबू कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं, जो केजीएमयू के पूर्व वीसी रहे हैं, डॉक्टर भट्ट, वे उस कार्यक्रम को कुछ संगठनों के साथ मिलकर के संचालित करते हैं। और जब मैंने उनके कार्यक्रम के बारे में पूरा डाटा देखा कि जिन 7 जनपदों में उनकी यात्रा गई थी, उन 7-8 जनपदों के जो डाटा सामने आए थे भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में, लाखों की संख्या में मरीजों के बारे में, उपचार की व्यवस्था, और वहां पर वॉलंटरी देश भर से और प्रदेश भर के डॉक्टर जाकर के उस पूरी यात्रा में सहभागी बनकर के मेडिकल शिविर का आयोजन करते हैं, स्वास्थ्य मेला का आयोजन करते हैं, अवेयरनेस के कार्यक्रम वहां संचालित करते हैं। और वे डाटा उस समय हमें बताते थे कि वास्तव में स्वास्थ्य की सेवा उन क्षेत्रों में आवश्यक है जिन क्षेत्रों में अब तक कोई नहीं पहुंचा है। और आज ये यात्रा ही नहीं, अब वहां हमारे मेडिकल कॉलेजेस भी पहुंच रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से नर्सिंग कॉलेजेस भी अब वहां पे हमारे पहुंच रहे हैं। जितने नर्सिंग कॉलेजेस, मुझे याद है गोरखपुर में एक नर्सिंग स्कूल चलता था पहले, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग का। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधा और उसकी बदहाल स्थिति क्या थी? हजारों मौतें होती थी, कोई पूछता नहीं था। इंसेफ्लाइटिस से मौत होती थी, डेंगू से मौतें होती थी, अन्य तमाम प्रकार के बीमारियों से मौतें वहां पर लगातार होती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। वहां एक नर्सिंग स्कूल चलता था गोरखपुर में, जिला चिकित्सालय में। एक बार वहां की जो प्रिंसिपल थी वो अकेली थी, अकेले प्रिंसिपल भी थी और वही फैकल्टी भी थी। वहां जीएनएम और ईएनएम के कोर्सेज चलते थे। वो रिटायर हो रही थी तो वो मेरे पास आई, मैं सांसद था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रिटायर हो रही हूं, अब इसके बाद क्या होगा यहां पर, क्योंकि वहां 100 बालिकाएं वहां पे अपना ट्रेनिंग ले रही हैं। मैंने वहां के सीएमओ से पूछा, मैंने कहा भी वहां की प्रिंसिपल आई थी, उन्होंने मुझे बता रही थी क्या मामला है। उन्होंने कहा मैं प्रदेश सरकार को लिखते लिखते थक गया हूं, उनके उसमें कोई भी कुछ भी पता नहीं है, वो चाहते नहीं कि संस्थान चले। तो मैंने कहा भी इनको जब तक कोई नई नियुक्ति होती है, आखिर उन बेटियों के साथ में, उन प्रशिक्षुओं के साथ में कौन वहां देखेगा? या तो कोई सीनियर मोस्ट, उन्होंने कहा सीनियर मोस्ट नहीं, यही सीनियर मोस्ट भी है, यही जूनियर मोस्ट भी है, अकेली हैं ये, यही फैकल्टी है, यही यहां पे प्रिंसिपल भी है, सब कुछ इन्हीं के पास है, बाकी कोई नियुक्ति नहीं हुई। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये काम करो, तुम कुछ दिन काम कर लो वहां पे जब तक नई नियुक्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि मेरा मानदेय, मैंने कहा मानदेय या तो सरकार से हम मांगेंगे, लेकिन जो सरकार है वो सुनने वाली नहीं है। आप एक काम करिए, हम आपको अपने पास से मानदेय देंगे, आप तब तक वहां पे उन बच्चों को पढ़ाइए। ये स्थितियां थी। और आज हर एएनएम जीएनएम के इंस्टीट्यूट जो बंद हो चुके थे पिछली सरकारों में, उसको हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है। और प्रारंभ करने के साथ ही आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं आपको, मेरे पास वे आंकड़े हैं जो हम लोगों ने 35 ऐसे एएनएम प्रशिक्षण सेंटर थे
जो बंद हो चुके थे उनको फिर से चालू किया गया, प्रारंभ हुए हैं। प्रदेश के अंदर 31 ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस फिर से यानी उनको नए सिरे से निर्माण कार्य हो रहा है। नर्सिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग का भी, जितना महत्व मेडिकल कॉलेज का है उतना ही महत्व नर्सिंग कॉलेजेस का भी है और उतना ही महत्व पैरामेडिक्स के इंस्टीट्यूट का भी है। एक साथ चलेंगे क्योंकि ये बैकबोन है पूरी सिस्टम का। अगर एक डॉक्टर उस सिस्टम का हेड है तो उसका बैकबोन के रूप में कोई काम करता है तो नर्सिंग स्टाफ काम करता है और उस नर्सिंग को उस बैकबोन के रूप में हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा और वह कार्य प्रदेश के अंदर आज सामने आई है और इसी का परिणाम है कि जब प्रदेश के अंदर ये डबल इंजन की सरकार आई उसने हेल्थ केयर को भी प्रायोरिटी के आधार पर आगे लिया। आज उसी का परिणाम में ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में हम सबको हर एक फील्ड में देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।